एक बार फिर से पढ़ो तो ऐसे पर आप सबका स्वागत है। मैं अभिषेक कुमार मिश्रा आज आप लोगों के साथ नॉर्मेटिव और एम्पिरिकल अप्रोच को डिस्कस करने वाला हूं। ये डीएससी 1 का जो पेपर है आपका, उसका यूनिट 2 है, अप्रोचेस टू पॉलिटिकल थ्योरी। हिस्टोरिकल अप्रोच मैंने पहले ही आपको पढ़ा दिया था। और भी बाकी पेपर्स आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, हमारे ऐप पर जाकर। अगर आप एड फ्री अगर कंटेंट देखना चाहते हैं तो वहां से भी कोर्सेज को देख सकते हैं। वहां आपको बस एक नॉमिनल चार्ज देना होगा, नोट्स के सहित आपको बाकी कंटेंट मिल जाएंगे। तो यहाँ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नॉर्मेटिव और इम्पिरिकल अप्रोच के बारे में। तो देखिए, एक स्टोरी से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जो आपका इम्पिरिकल अप्रोच है, इम्पिरिकल अप्रोच बताने की कोशिश करता है कि अभी क्या सिचुएशन है, अभी का क्या आपका सरकमस्टांस है। और जो आपका नॉर्मेटिव अप्रोच है, ये बताने की कोशिश करता है कि क्या होना चाहिए। अभी की जो सिचुएशन है वो उसके बारे में बात करता है इम्पिरिकल अप्रोच। और नॉर्मेटिव अप्रोच बात करता है क्या होना चाहिए। तो इम्पिरिकल अप्रोच जो है, अगर मैं कहूँ तो ये फैक्ट्स पर फोकस करता है, और नॉर्मेटिव अप्रोच ये वैल्यू पर फोकस करता है। इम्पीरिकल अप्रोच क्योंकि फैक्ट पर फोकस करता है तो यह बात करता है व्हाट इज, क्या है, इसके बारे में बात करता है। और नॉर्मेटिव अप्रोच क्योंकि वैल्यू पर फोकस करता है तो ये बात करता है व्हाट ऑट टू बी, व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, इसके बारे में बात करता है। और इन दोनों में से इंपॉर्टेंट अप्रोच कौन सा है, इसको भी चलिए कहानी के माध्यम से समझते हैं। आप अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है? सबसे पहले डॉक्टर आपसे आपकी बीमारी पूछता है, आपको कहता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप प्रॉब्लम बताइए। तो आप बताते हैं कि अभी आपके बॉडी में क्या सिचुएशन है। आप कहते हैं मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे ठीक नहीं लग रहा। आप ये सब डिस्क्रिप्शन बताते हैं। तो इम्पीरिकल अप्रोच जो है ये आपका डिस्क्रिप्टिव अप्रोच भी इसको कहा जाता है। ओके, ये डिस्क्रिप्शन देता है कि अभी की क्या क्या प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर सबसे पहले इम्पीरिकल अप्रोच को जो है यूज में लाता है। सबसे पहले एक पेशेंट की समस्या को समझने का कोशिश करता है, उसके बॉडी में अभी क्या क्या दिक्कत है उसको समझने की कोशिश करता है। तो अगर डॉक्टर ने आपके बॉडी में पूरे प्रॉब्लम को समझ लिया, आपने डॉक्टर को पूरी तरह से नैरेट कर दिया कि मुझे फीवर है, मेरे सर में दर्द है, मुझे थकान हो रहा है, और मुझे और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, और डॉक्टर आपको बोले कि अब चलिए आपने अपना प्रॉब्लम बता दिया, अब जाइए। तो अब डॉक्टर पर गुस्सा होंगे कि नहीं होंगे कि भाई आपने तो प्रॉब्लम बताया कि ये प्रॉब्लम है, या फिर मैंने आपको प्रॉब्लम बताया, दोनों ने डिस्कस करके प्रॉब्लम पे हम लोग अराइव हुए कि अच्छा ये प्रॉब्लम है अभी हमारे बॉडी में। तो ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ना, इसका सॉल्यूशन निकलना चाहिए। इसीलिए आप उसके पास गए। तो इसीलिए सबसे पहले डॉक्टर इंपीरिकल अप्रोच की सहायता लेता है। लेकिन अगर सिर्फ इंपीरिकल अप्रोच की सहायता लेकर आपको भेज दे घर कि चलिए ये प्रॉब्लम है, मुझे जान के बहुत खुशी हुई यार, चलिए हमने समझ लिया ये प्रॉब्लम, तो दिक्कत की बात है। तो डॉक्टर इंपीरिकल अप्रोच के बाद नॉर्मेटिव अप्रोच का इस्तेमाल करता है। वैल्यू जो है ये बात करता है व्हाट शुड बी का। वैल्यू बात करता है कि क्या होना चाहिए, उसी को हम लोग वैल्यू कहते हैं आमतौर पर, राइट। अगर हम इस पर्सपेक्टिव में बात करें, अगर अप्रोचेस के पर्सपेक्टिव में बात करें तो व्हाट शुड बी के बारे में बात करता है। तो नॉर्मेटिव अप्रोच अगर डॉक्टर यूज करेगा तो डॉक्टर कहेगा कि आपके सर में दर्द है जो कि नहीं होना चाहिए, आपको फीवर है जो कि नहीं होना चाहिए, और डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा। तो इसीलिए डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो आप डॉक्टर के पास से प्रिस्क्रिप्शन लेकर आते हैं, जिसको हम लोग बिहार झारखंड में पुर्जी कहते हैं। ये डॉक्टर देखो पुर्जी लिखा है, राइट। और उसको आप केमिस्ट शॉप में, मेडिकल शॉप में लेकर जाते हैं और वो सब दवाइयां जाके खरीदते हैं। तो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर आपको लिख कर देगा। प्रिस्क्रिप्शन का क्या मतलब होता है कि क्या होना चाहिए ये बताने के लिए कुछ रिकमेंडेशन देना, उसको प्रिस्क्रिप्शन कहा जाता है। तो आप ये बताइए कि दोनों जो अप्रोचेस हैं क्या अलग अलग चल सकते हैं? और क्या दोनों अप्रोचेस अलग अलग चलेंगे तो क्या पॉलिटिकल साइंस का विकास होगा, हमारे सोसाइटी का विकास होगा? आप इसके बारे में सोचिए। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपकी बीमारी पूछी, आप दोनों ने अपने बीमारी को समझा, डॉक्टर ने और आपने आपने डिस्क्राइब किया, डॉक्टर ने भी उसकी जांच की, समझा कि अभी दिक्कत क्या है। और डॉक्टर ने कोई उसका हल नहीं बताया, समाधान नहीं बताया, कुछ प्रिस्क्राइब नहीं किया, तब तो दिक्कत की बात है। एक और सिनेरियो लेते हैं। डॉक्टर के पास आप गए, डॉक्टर ने आपसे कुछ नहीं पूछा कि आपको कहाँ प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। वो सीधे बोल रहा है ऐसा होना चाहिए, ये लो प्रिस्क्रिप्शन। उसको पता नहीं है कहना, वो कहता है कि पैर में दर्द नहीं होना चाहिए, ये लो प्रिस्क्रिप्शन। और मे भी आपके पैर में दर्द ही ना हो, आपके पेट में दर्द हो, तो ये भी तो बेकार बात है ना। तो अगर कोई सिर्फ नॉर्मेटिव अप्रोच का इस्तेमाल करे, सिर्फ ये कहे कि समाज में ऐसा होना चाहिए, बिना जाने कि समाज में अभी दिक्कत क्या है,
तो भी दिक्कत की बात है। तो इसका मतलब दोनों जो इम्पिरिकल और नॉर्मेटिव अप्रोच है दोनों हैंड इन हैंड जाता है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट अगर आप भविष्य में कभी जाएंगे और कभी किसी रिसर्च आर्टिकल को लिखेंगे, पब्लिश कराएंगे, तो आपको मालूम चलेगा पॉलिटिकल साइंटिस्ट सबसे पहले इंपीरिकल अप्रोच का इस्तेमाल करता है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट फैक्ट्स को समझने की कोशिश करता है। वह अभी सोसाइटी में जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, जो कि पॉलिटिकल प्रॉब्लम होते हैं, उसको डिस्क्राइब करता है, व्हाट इज का बात करता है। और व्हाट इज का बात करने से काम नहीं होगा। उसके बाद पॉलिटिकल साइंटिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच का इस्तेमाल करता है और बताता है कि ये जो समस्याएं हमारे समाज में है उसका हल क्या हो सकता है, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो सबसे पहले इंपीरिकल अप्रोच आता है, उसके बाद नॉर्मेटिव अप्रोच आएगा। तब जाकर आप सही मायने में साइंटिफिक तरीके से किसी भी समस्या का, किसी भी पॉलिटिकल फिनोमिना का, पॉलिटिकल इवेंट का, किसी भी पॉलिटिकल क्राइसिस का एक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। राइट। तो ये आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। तो चलिए एक एक करके दोनों के बीच में डिफरेंसेस को समझते हैं। अच्छा, ऐसा हमारे पॉलिटिकल साइंस के हिस्ट्री में हो चुका है। एक आपका बिहेवियरल रेवोल्यूशन होता है। बिहेवियरल रेवोल्यूशन जो है ये सोशल साइंसेस में 1920s में शुरू होता है। चार्ल्स मरियम नाम का एक जो थिंकर है वो लेकर आता है। वो कहता है कि सर हम फैक्ट्स की बात करेंगे। हमें पॉलिटिकल साइंस को और बाकी सोशल साइंसेस को जो है वो क्या बनाना है, हमें उनको बनाना है प्योर साइंटिफिक, नेचुरल साइंसेस की तरह, फिजिक्स की तरह, केमिस्ट्री की तरह, मैथ्स की तरह। उस तरह से हमें जो है पॉलिटिकल साइंस को बनाना है। ये एक आपका विचार चला 1920s में। और उस समय इंपीरिकल अप्रोच बहुत ज्यादा फेमस हुआ। लेकिन जैसे जैसे इंपीरिकल अप्रोच बहुत ज्यादा फेमस हुआ, इसमें और भी बहुत सारे चिंतक आए, जिसमें रोबोट डाल आए, डेविड ईस्टन बहुत बड़े नाम हैं, जो कि इंपीरिकल अप्रोच के बहुत बड़े सपोर्टर थे अगर शुरू में देखा जाए तो जब ये इंपीरिकल अप्रोच धीरे धीरे पॉलिटिकल साइंस में बढ़ा, तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट को सब पूछना बंद कर दिया, क्योंकि पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो है वो प्रॉब्लम तो बता देते थे। इंपीरिकल अप्रोच जो है वो प्रॉब्लम तो आपको बता देगा कि देखो सोसाइटी में ये प्रॉब्लम है, करप्शन है, अभी ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, 50 तरह का दिक्कत गिनवा देंगे। पर दिक्कत गिनवाने से साहब काम नहीं चलेगा ना, आपको उसका सॉल्यूशन भी देना पड़ेगा। If you are just talking about the problems which is existing in the society without talking about what the solution could be, then what is, the benefit of talking about that problem? अब ये बोलना बिल्कुल गलत होगा कि प्रॉब्लम जानना गलत बात है, आपको समाज के प्रॉब्लम्स पता होने चाहिए। पर समाज के प्रॉब्लम जानने के बाद आपको उसका सॉल्यूशन भी तो प्रोवाइड करना चाहिए। उस समय सोशियोलॉजिस्ट का जो पूछ है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। पहले व्हाइट हाउस में जो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स हुआ करते थे 1950s में, इंपिरिकल अप्रोच एकदम अपने पीक पर था। तो 1950s में आप देखिएगा तो आइजन होवर वहां के प्रेसिडेंट हुआ करते थे अमेरिका के। तो उस टाइम में सोशियोलॉजिस्ट जो हुआ करते थे उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस हो गया व्हाइट हाउस पर। पॉलिटिकल साइंटिस्ट को कोई पूछता ही नहीं था। तो इससे उनको बुरा लगा। उन्होंने एनालाइज किया कि आखिर जो प्रेसिडेंट साहब है वो हमें क्यों नहीं पूछ रहे। उनको मालूम चला कि हम तो सिर्फ इंपीरिकल इंपीरिकल अप्रोच खेल रहे हैं, हम तो प्रॉब्लम्स बता देते हैं, सॉल्यूशंस की बात ही नहीं करते। इससे सोसाइटी में कोई बेहतर बदलाव नहीं होता, इसीलिए हमें प्रेसिडेंट साहब पूछ नहीं रहे हैं। तो बाद में डेविड ईस्टन ने जो है इस चीज को रियलाइज किया, क्योंकि भाई डेविड ईस्टन बहुत बड़े पॉलिटिकल थिंकर और साइंटिस्ट थे। अब उनको पूछ नहीं होगा तो उनको तो बुरा लगेगा ना। तो डेविड ईस्टन इस बात को रियलाइज करते हैं और बाद में वो पोस्ट बिहेवियरलिज्म का कॉन्सेप्ट देते हैं। पोस्ट बिहेवियरलिज्म का कॉन्सेप्ट कहता है कि ये क्रक्स है एक तरह से, अगर आप देखिएगा तो पोस्ट बिहेवियरलिज्म का कॉन्सेप्ट कहता है कि हमें दोनों अप्रोचेस का मदद लेना चाहिए, हमें फैक्ट्स पर भी फोकस करना चाहिए और हमें वैल्यू पर भी फोकस करना चाहिए। फैक्ट्स मतलब इंपीरिकल अप्रोच, मतलब हमें प्रॉब्लम को सबसे पहले डिस्क्राइब करना चाहिए, समझना चाहिए प्रॉब्लम क्या है उसको जानना चाहिए। लेकिन उसको जानने के बाद उसका हल, उसका सॉल्यूशन भी हमें बताना चाहिए। मतलब हमें नॉर्मेटिव अप्रोच का भी अप्रोच जो है इस्तेमाल करना चाहिए, प्रिस्क्राइब भी करना चाहिए जो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हो सकते हैं। उससे पहले अगर आप देखिएगा, बिहेवियरलिज्म से पहले आपका एक ट्रेडिशनल अप्रोच चला करता था। तो ट्रेडिशनल अप्रोच जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्मेटिव हुआ करता था। ट्रेडिशनल अप्रोच में हम लोग बात करते थे क्या होना चाहिए। तो आइडियल सोसाइटी होनी चाहिए। प्लेटो की अगर आप थ्योरी को पढ़ेंगे, बाद में आप उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो प्लेटो कहता है कि हम लोग स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में जाकर देखेंगे कि स्वर्ग कैसा दिखता है,
और उसी को इमिटेट करने की कोशिश करेंगे, उसी को कॉपी करने की कोशिश करेंगे अपने अर्थ पे, और आइडियल स्टेट मतलब आदर्श आत्मक राज्य बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये लोग क्या करता था, ट्रेडिशनल अप्रोच वाला, ये लोग सिर्फ नॉर्मेटिविज्म पर फोकस करता था कि क्या होना चाहिए, बिना ये जाने कि क्या है। अभी अभी तुम साइकिल से नहीं चल पा रहे हो और सीधे तुम कह रहे हो कि हर एक आदमी के पास हवाई जहाज होना चाहिए। ठीक बात है, हर एक आदमी के पास हवाई जहाज होना चाहिए, मान लेते हैं। बट भाई अभी का रियलिटी तो देखोगे, अभी किसी के पास साइकिल नहीं है, तो तुम हवाई जहाज कहाँ से सबके बारे में प्रिस्क्राइब कर रहे हो कि यही होना चाहिए। तो उस समय ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या हुआ करता था कि ये जो लोग थे, ये सिर्फ नॉर्मेटिविज्म के बारे में फोकस किया करते थे, जो इम्पीरिसिज्म है उसको छोड़ दिया करते थे, उसके बारे में बात ही नहीं किया करते थे। तो अगर आपको डिफरेंस लिखने हो अगर इम्पीरिकल और नॉर्मेटिव अप्रोच के बारे में, तो आप लिख सकते हैं कि नॉर्मेटिव अप्रोच जो है ये आपका ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी में डोमिनेंट था। ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी में सिर्फ बात की जाती थी वैल्यूज के बारे में, व्हाट शुड बी के बारे में बात किया जाता था, वहाँ प्रिस्क्रिप्शन के बारे में बात किया जाता था। प्लेटो को आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्लेटो ने जो अपनी थ्योरीज दी है नॉर्मेटिव अप्रोच का, उसमें काफी हद तक इस्तेमाल हमें दिखता है। फिर बाद में आप लिख सकते हैं कि इम्पिरिकल अप्रोच जो है ये आपका बिहेवियरलिज्म में आपको देखने को मिलता है, बिहेवियरल अप्रोच में, जो 1920s में आया है। सिर्फ ये फैक्ट पर फोकस किया करता था, व्हाट इज पर फोकस किया करता था, चीजों को डिस्क्राइब करने के बारे में जो है कहा करता था, चीजें जैसी हैं बस वैसे बता देना है, अब सॉल्यूशन क्या है ये नहीं बताना है, राइट। फिर बाद में आपको बताना है कि दोनों की अपनी अपनी प्रॉब्लम थी, क्योंकि इम्पिरिकल और नॉर्मेटिव अप्रोच जो है अलग अलग एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो बाद में पोस्ट बिहेवियरलिज्म में इन दोनों के बीच में एक आपका लाइक सिंथेसिस होता है, और कहा जाता है कि इम्पिरिकल और नॉर्मेटिव अप्रोच दोनों का इस्तेमाल अगर हम एक साथ करें तब जाकर बेहतर होगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, राइट। अब जो इम्पिरिकल अप्रोच है ये पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड होता है। अगर आपने मेरा पॉलिटिकल थ्योरी का वीडियो देखा होगा कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि पॉलिटिकल थ्योरी में दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है पॉलिटिकल थ्योरी का पॉलिटिकल साइंस, और जो दूसरा पार्ट होता है पॉलिटिकल थ्योरी का वो होता है पॉलिटिकल फिलॉसफी। तो आपको पता है कि जो आपका इम्पिरिकल अप्रोच वाला पार्ट है ये पॉलिटिकल साइंस में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था, राइट, क्योंकि ये फैक्ट्स पर बात करते हैं, डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो नॉर्मेटिव अप्रोच वाला पार्ट है ये पॉलिटिकल फिलॉसफी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था, राइट। अब ये पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या है इसको आप समझिए। जब प्लेटो लोग अपना जब थ्योरी देता था, चिंतन देता था ना, तो उसको पॉलिटिकल फिलॉसफी कह देते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा नॉर्मेटिविज्म था, बहुत ज्यादा नॉर्मेटिव अप्रोच था। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जो बिहेवियरल रेवोल्यूशन के टाइम में, बिहेवियरल अप्रोच के टाइम में जितने भी चिंतक हुए, उन्होंने अपने थ्योरी को पॉलिटिकल साइंस कहा, कि हम तो नेचुरल साइंस के जैसे हम लोग अपना लाइक थ्योरीज दे रहे हैं, ओके। तो इसीलिए जो पॉलिटिकल साइंस वाला पार्ट है, क्योंकि ये बिहेवियर जो है रेवोल्यूशन के टाइम में बहुत ज्यादा लाइक डोमिनेंट रहा था, तो उसको हम लोग पॉलिटिकल साइंस के नाम से जानते हैं। इसमें इम्पीरिकल अप्रोच जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया। तो आप एक ये भी डिफरेंस लिख सकते हैं कि पॉलिटिकल फिलॉसफी में नॉर्मेटिव अप्रोच का काफी ज्यादा बोलबाला है, वहीं दूसरी तरफ इम्पीरिकल जो आपका पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस में इम्पीरिकल अप्रोच का काफी ज्यादा बोलबाला है। आई होप आपको इतना तक समझ में आ गया होगा। अगर आप पहला लेक्चर देखिएगा व्हाट इज पॉलिटिक्स थ्योराइजिंग पॉलिटिकल, तो वहां पे मैंने ये सब चीजों के बारे में बता रखा है। आगे चलते हैं, एक एक करके चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, सबसे पहला एम्पिरिकल अप्रोच जो है फैक्ट्स पर फोकस करता है, मैंने आपको बता ही दिया क्या है, उसके बारे में बात करता है, फैक्ट्स को डिस्क्राइब करने की कोशिश करता है, राइट, व्हाट इज के बारे में बात करता है। वहीं दूसरी तरफ जो नॉर्मेटिव अप्रोच है ये वैल्यू ओरिएंटेड है, क्या होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी या व्हाट शुड बी के बारे में बात करता है, राइट। लेकिन दोनों एक साथ चलेगा, मैंने डॉक्टर वाला एग्जाम्पल दिया, तब जाके बात बनेगी, वरना ऐसे बात नहीं बनेगा। ओके, वहीं दूसरी तरफ अगर हम मेथोडोलॉजी के बारे में बात करें, तो आपका इम्पीरिकल अप्रोच जो है ये ज़्यादा क्लोजली पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है। इसीलिए साइंटिफिक मेथड को आपको बार बार फॉलो करने का बात कहता है। साइंटिफिक मेथड ऐसे मेथड होते हैं जिसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, ऐसे मेथड होते हैं जिसमें जितने भी आपके डेटा होता है उसको कलेक्ट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, और ऐसे एक्सपेरिमेंट और डेटा कलेक्शन होता है जिसको आप बाद में वेरीफाई कर सके, उसकी एक्यूरेसी की जांच कर सके। मतलब इम्पीरिकल अप्रोच को हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं, इम्पीरिकल अप्रोच को हम देख सकते हैं कि सही है गलत है, उसको चेक कर सकते हैं।
उसके एक्यूरेसी के बारे में चेक कर सकते हैं। वही नॉर्मेटिव अप्रोच जो होता है, ये आपका किसी भी साइंटिफिक मेथड को फॉलो करने की बात नहीं करता, ये स्पेक्युलेटिव रीजनिंग को फॉलो कर जो है करने की बात करता है। ये जो बात करता है वो इथिकल प्रिंसिपल के बारे में बात करता है, जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, इन सब के बारे में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेचर ऑफ स्टेटमेंट की बात करें, मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो इम्पिरिकल अप्रोच होता है ये डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट की बात करता है। ये एक्यूरेटली चीजें जैसे दिखाई देती हैं उस तरह से उसको लिख देता है, डिस्क्राइब कर देता है। डिस्क्रिप्टिव अप्रोच भी हम लोग इम्पिरिकल अप्रोच को कहते हैं। तो इम्पिरिकल स्टेटमेंट डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होते हैं। ये एक्यूरेटली जो चीजें हमारे सामने हैं, जो दिखाई देती हैं, जिसको हम सेंस कर सकते हैं अपने सेंस ऑर्गन से, उसको बस बता देती हैं। वहीं दूसरी तरफ नॉर्मेटिव अप्रोच प्रिस्क्रिप्टिव होता है, ये सजेस्ट करता है चेंज, कि क्या होना चाहिए। बात समझ में आया? एग्जाम्पल के तौर पर, कि अगर वोटर टर्नआउट कम हुआ, एग्जाम्पल के तौर पर, राइट, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अभी इलेक्शन चल रहे हैं बहुत सारे स्टेट में, इनफैक्ट हमारे झारखंड में भी इलेक्शन चल रहा है। तो अगर अभी बहुत कम वोटर्स वोट देने गए, मान लीजिए वोटिंग परसेंट 60% रहा आउट ऑफ 100%, तो डिस्क्रिप्टिव अप्रोच लिख देगा कि देखो कम वोट डले हैं और 60% टर्नआउट रहा है। ये बस डिस्क्रिप्टिव अप्रोच का काम है। लेकिन नॉर्मेटिव अप्रोच ये भी बताएगा कि 60% वोट डलने से काम नहीं चलेगा। अगर आपको एक हेल्दी डेमोक्रेसी चाहिए तो हर एक सिटीजन को वोट देना चाहिए, ये उनकी मॉरल ड्यूटी होती है। तो ये भी बताएगा कि कम वोट से क्या नुकसान है, क्या फायदा है, और क्या होना चाहिए, तो ज्यादा वोट डलने चाहिए, इस तरह से करके। बात समझ में आया? जो आपका इंपिरिकल अप्रोच होता है ये सेंस बेस्ड होता है। इसका मतलब आप सेंस एक्सपीरियंस पर, मतलब आप जो है अपने सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल करके आप उन स्टेटमेंट्स को, उन चीजों को देखने की कोशिश करते हैं और उसको आप आराम से ऑब्जर्व करके वेरीफाई कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो है आपका जो नॉर्मेटिव अप्रोच है, ये ऐसा कोई सेंस एक्सपीरियंस पर बेस्ड नहीं होता, ये आपके लॉजिक और रीजनिंग पर बेस्ड होता है। ये अगला पॉइंट लिखा हुआ है। बात समझ में आया? अब जो और अगला पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। जो आपका इंपिरिकल अप्रोच है ये इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू पर फोकस करता है, और नॉर्मेटिव अप्रोच जो है इंट्रिंसिक वैल्यू पर फोकस करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने आप में। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात समझते हैं कि इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू मतलब होता क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू, तो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू में कहा जाता है कि अगर कोई हमारे सामने प्रोडक्ट है, एक्स नाम का प्रोडक्ट है, या कोई एंटिटी है, कोई वस्तु है हमारे सामने, तो वो वस्तु अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है, अपने आप में ये एंड नहीं है। ये एक मीन्स है जिससे हम बाकी एंड्स को अचीव कर सके। एग्जाम्पल के तौर पर पैसा, अगर आप पैसा की बात करें तो पैसे का इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू होता है। आप पैसे को खा नहीं पाएंगे, पर आप पैसे से जो है दूध खरीद सकते हैं, आप रोटी खरीद सकते हैं, चावल खरीद सकते हैं, आप भोजन खरीद सकते हैं, कपड़े खरीद सकते हैं, आप लाइक लाइक अपने रहने के लिए घर खरीद सकते हैं। बात समझ रहे हैं? तो पैसे का अपने आप में महत्व नहीं है, लेकिन पैसा इसलिए महत्वपूर्ण है कि क्योंकि पैसा एक इंस्ट्रूमेंट के जैसा काम करता है। पैसा आपको बाकी चीजों को अचीव करने में मदद करेगा। तो इम्पिरिकल अप्रोच जो है, जितने भी आपके लाइक, इसका मेन यही फोकस रहता है, ये इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू पर फोकस करता है। ये पॉलिटिकल इवेंट को डिस्क्राइब करता है। बात समझ में आया? और वो पॉलिटिकल इवेंट उनका अपने आप में महत्व नहीं है, लेकिन आगे उनका एक इम्पैक्ट होता है। बात समझ में आ रहा है? जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो इम्पिरिकल अप्रोच जो है वो, अगर मान लीजिए फॉर्म्स लॉ इंडिया में आए थे, जो फार्मर्स लॉ आए थे, राइट, फार्मर्स लॉ को डिस्क्राइब कर देगा। तो फार्मर लॉज जो है अपने आप में वो एंड नहीं है, उससे कुछ अचीव किया जा सकता था। या फिर अगर आप किसी भी चीज के बारे में बात करें, हमारे इंडिया में इतने सारे कानून आते रहते हैं, तो इस तरह से इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच काम करता है। वही नॉर्मेटिव अप्रोच जो है ये आपका इंट्रिंसिक वैल्यू पर फोकस करता है। इंट्रिंसिक वैल्यू का क्या मतलब है? कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपने आप में ही सब कुछ है, अपने आप में एंड है, अपने आप में महत्वपूर्ण है। उसकी महत्वता, उसका इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं है कि उससे आप कुछ और अचीव कर पाएंगे, वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। बात समझ रहे हैं? अगर आप आपके बाइक की बात करें, तो बाइक का अपना इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू है। अगर आपके पास बाइक नहीं रहेगा तो आप रह पाइएगा ना? बाइक इंस्ट्रूमेंट है अपने आप में। बाइक आपको मदद करता है कि आप बहुत लाइक अच्छे तरीके से, कन्वीनियंट तरीके से एक जगह से दूसरे जगह चले जाएं। ये बाइक का अपने आप में खासियत होता है।
लेकिन बाइक ना भी रहे तो काम चलेगा। तो इंपिरिकल अप्रोच उन चीजों पर ज्यादा फोकस करता है, वहीं नॉर्मेटिव अप्रोच जो है ऐसे चीजों पर फोकस करता है जो अपने आप में ही महत्वपूर्ण है। अब ह्यूमन बॉडी की मैं बात करूं, तो ह्यूमन बॉडी इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इसे खाना खाते हैं या ऐसा कुछ। ह्यूमन बॉडी अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये कोई इंस्ट्रूमेंट के जैसा इसको लोग नहीं देखते, इसको लोग अपने आप में महत्व देते हैं। तो इंट्रिंसिक वैल्यू, जस्टिस, जस्टिस अपने आप में महत्वपूर्ण है। इक्वालिटी, लिबर्टी, स्वतंत्रता अपने आप में महत्वपूर्ण है। बात समझ रहे हैं? तो लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, इन सब चीजों के बारे में नॉर्मेटिव अप्रोच बात करता है, जो अपने आप में महत्वपूर्ण है। हो सकता है उसका भी इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू हो। लिबर्टी का अपना इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू होता है कि अगर आपके पास स्वतंत्रता है तो आप फला फला चीज कर सकते हैं, उसको इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज कर सकते हैं। लेकिन लिबर्टी अपने आप में ही इतना महत्वपूर्ण है कि इंस्ट्रूमेंट की तरह उसको देखने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ पा रहे हैं? वही इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू में पैसा, मनी, कार, लाइक बाइक, ये सब चीजें आ जाएंगी। अपने आप में वो सब महत्वपूर्ण नहीं है, अपने आप में सब कुछ नहीं है, लेकिन हाँ उससे कई सारी चीजों को आप अचीव कर सकते हैं। ये कुल मिला के बात है। तो अगर हम बोलें तो इंपिरिकल अप्रोच फोकसेस ऑन द इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू, राइट? एंड इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू सिंपली मीन्स इफ देर इज एन ऑब्जेक्ट, so it is not the end in itself, but it is the means to achieve different ends. On the other hand, the normative approach, it has the intrinsic value. And when we are talking about the intrinsic value are supposed to be the end in themselves. They are not considered to be the means. They are end in themselves. They are most important in themselves. This is the point what we have to understand. तो ये इंपीरिकल और नॉर्मेटिव अप्रोचेस में आपको मैंने अंतर बताया। लास्ट में अगर मैं डोमेन की बात करूं, तो इंपीरिकल अप्रोच का पॉलिटिकल साइंस के डोमेन में काफी इस्तेमाल होता था बिहेवियरल रिवोल्यूशन के टाइम में। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें आपका नॉर्मेटिव अप्रोच का, तो ये ट्रेडिशनल थ्योरी के टाइम में, ट्रेडिशनल अप्रोच के टाइम में पॉलिटिकल फिलोसफी में इसका इस्तेमाल हुआ करता था। बाद में आप थिंकर्स के भी नाम लिख सकते हैं, कुछ ऐसे थिंकर्स जो कि आपके नॉर्मेटिव अप्रोच से जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसे थिंकर जो कि इंपिरिकल अप्रोच से जुड़े हुए हैं। तो अगर मैं बात करूं नॉर्मेटिव अप्रोच से जो थिंकर जुड़े हुए हैं, तो उसमें आप प्लेटो का नाम बता सकते हैं कि प्लेटो जो है इसकी थ्योरी नॉर्मेटिव अप्रोच पर बेस्ड थी। अगर दूसरी तरफ अगर हम बात करें और भी थिंकर्स के बारे में, तो सेंट एक्विनस के बारे में आप लिख सकते हैं, राइट? ये सब थिंकर्स के बारे में आप लिख सकते हैं। सेंट ऑगस्टिन के बारे में लिख सकते हैं। सेंट एक्विनस को थॉमस एक्विनस भी कहा जाता है, आप उनके बारे में लिख सकते हैं। ये सब एग्जाम्पल लिख सकते हैं, राइट? इनफैक्ट अगर आप आगे देखें, आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, लाइक कंटेम्प्रेरी थिंकर में, तो आप इसको जॉन रॉल्स से कंपेयर कर सकते हैं। तो ये सब नॉर्मेटिव अप्रोच के थिंकर्स हैं। वहीं दूसरी तरफ इंपिरिकल अप्रोच के थिंकर्स की बात करें, जो इंपिरिकल अप्रोच पर ज्यादा फोकस किया करते थे, तो उसमें तो एरिस्टोटल बहुत हद तक इंपिरिकल अप्रोच पर फोकस किया करते थे। इसीलिए एरिस्टोटल को कहा जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, और प्लेटो को कहा जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा चीज। अब एरिस्टोटल हो गया, अगर आप आगे आइएगा तो डेविड ईस्टन का आप नाम बता सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जो हॉब्स है और जो लॉक है, ये दोनों थिंकर्स भी जो हैं ये आपके इंपिरिकल अप्रोच से गाइडेड होते हैं। इनफैक्ट मैकियावेली भी इंपिरिकल अप्रोच का इस्तेमाल करता है। लाइक मैकियावेली तो इंपिरिकल अप्रोच के साथ साथ साइकोलॉजिकल अप्रोच और हिस्टोरिकल अप्रोच का भी इस्तेमाल करता है, बट हाँ मैकियावेली को हम लोग लिख सकते हैं अगर आप इंपिरिकल अप्रोच की बात करें तो। तो ये आप 6-7 डिफरेंसेस लिख सकते हैं। और अगर सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए आए कि इंपिरिकल अप्रोच बताओ, तो इंपिरिकल अप्रोच के बारे में आप लिख सकते हैं 5-7 पॉइंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इंपिरिकल अप्रोच जो है वो फैक्ट पर फोकस करता है, व्हाट इज का बात करता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, वेरीफाइबल होता है, उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। इंपिरिकल अप्रोच पॉलिटिकल साइंस के डोमेन से ज़्यादा एसोसिएटेड होता है। इंपिरिकल अप्रोच जो है वो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू पर फोकस करता है। तो ये सब 5-7 चीज़ें आप लिख सकते हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बता दूं, इंपिरिकल अप्रोच जो है ना, ये आपका कुल मिला के मॉरल जजमेंट पर बेस्ड नहीं होता। इंपिरिकल अप्रोच, इंपिरिकल अप्रोच जो है ना, गुड बैड के बारे में बात नहीं करता, राइट रॉन्ग के बारे में बात करता है। राइट, राइट रॉन्ग के बारे में मतलब कोई डेटा है तो वो सही है कि नहीं है उसके बारे में बात करता है। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि इंपिरिकल जो अप्रोच होता है वो मॉरल जजमेंट पर बेस्ड नहीं होता।
ये नहीं कहता कि ये चीज़ें अच्छी हैं, ये चीज़ें बुरी हैं, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ऐसा किसी भी तरह की बात नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें नॉर्मेटिव अप्रोच के बारे में, तो ये मॉरल जजमेंट पर बेस्ड होता है। नॉर्मेटिव अप्रोच हमें गुड बैड के बारे में बताता है, कहता है ये काम अच्छा होता है, ये काम बुरा होता है, ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, उससे बीमारी होती है, हमें फल खाना चाहिए। बट ये इस तरह का जजमेंट कोई पास नहीं करता। अगर हम एम्पिरिकल अप्रोच की बात करें तो आप ये भी एक डिफरेंस लिख सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप हमारे पढ़ो तो ऐसे जो ऐप है या हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं। वेबसाइट पे तो आपको बस ऐसी जनरल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। हमारे पढ़ो तो ऐसे के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जो अगर एंड्रॉयड के यूज़र हैं। जो आईओएस के यूज़र हैं एप्पल वाले, तो भाई देखिए, अब हम लोग तो ये नहीं मान के चलते कि हमारे जो स्टूडेंट है वो आईफोन लेके चल रहे हैं, और इस उम्र में रखना भी नहीं चाहिए। तो उनके लिए ऐप अवेलेबल नहीं है एज ऑफ नाउ, बट कोर्सेज के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उनके लिए भी कुछ करूंगा। और अगर आप कोर्सेज खरीदना चाहते हैं बहुत ही कम प्राइसेस में, तो आप हमारे ऐप पर खरीद सकते हैं। आपको DSE 1, DSE 2, DSE 3 सबके कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे बहुत कम प्राइसेस में, नोट्स के साथ। अगर सिर्फ आप नोट्स खरीदना चाहते हैं और फ्री में ही अगर यूट्यूब पर वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब पे फ्री में वीडियोस देख सकते हैं। और नोट्स जो है, पेड नोट्स, आप हमारे ऐप से खरीद सकते हैं। फ्री पीडीएफ भी हमारे ऐप के फ्री पीडीएफ सेक्शन से खरीद सकते हैं। पेड नोट के लिए आपको ई बुक सेक्शन में जाकर देखना पड़ेगा। अगर आप भविष्य में सीयूईटी पीजी या यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं खुद 3 बार जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ, मैं अमेरिका में पढ़ाता हूँ। तो आप बिल्कुल हमारे प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। मैं ये दावा कर सकता हूँ कि हमारा प्लेटफॉर्म पॉलिटिकल साइंस में वन ऑफ बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और बस इसी तरह से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बस उत्साह बढ़ाते जाइए, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। यूट्यूब तो मुझे कभी मोटिवेट नहीं कर पाएगा ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए, बट हाँ, फिर भी अगर मैं अगर मोटिवेटेड रहूँगा थोड़ा बहुत, तो हाँ, मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की लाइफ में वैल्यू को ऐड करने का। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो।